हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है सीक्रेट क्लासेस। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पर क्लास 6 की जो बुक है क्यूरोसिटी उसका चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो कल मैंने आपको बताया था कि क्यूरोसिटी क्या है, साइंस क्या है, एक्सप्लोर करना क्या होता है, ऑब्जर्व करना क्या होता है, साइंस कैसे है, कहाँ है, साइंस हमें किस तरीके से सोचने पे मजबूर करती है। और साइंस जो है वो एक बहुत ही ऐसा मतलब हम यूँ नहीं कह सकते कि साइंस जो है वो सिर्फ कुछ ही जगहों पर होता है। साइंस इज एवरीवेयर, हर जगह पर साइंस होती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Have you noticed that water freezes and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it? देखिए यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि जो वाटर है, क्या आपने कभी उसको नोटिस किया है कि जब हम उसको फ्रीज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। एंड व्हेन वी कूल इट, और जब हम इसको ठंडा करते हैं, है ना, जब हम इसको ठंडा करते हैं पानी को, तो पानी ठंडा होने पर क्या होता है, फ्रीज हो जाता है और आइस बन जाता है। एंड बॉइल्स, और जब हम इसको उबालते हैं, पानी को गर्म करते हैं, एंड बिकम्स स्टीम, क्या बन जाता है, वाटर स्टीम बन जाता है। स्टीम का मतलब क्या होता है, स्टीम का मतलब होता है भाप। स्टीम का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, भाप। जैसे आपने देखा होगा कि पानी जब मान लीजिए ये एक बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है, और जब आप इसको हीट अप करते हैं, नीचे से आप इसको हीट देते हैं, तो इसमें से ऐसे गरम गरम सी भाप निकलती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीम। ये क्या है, ये जो भाप निकल रही है इसको हम बोलते हैं स्टीम। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन द समर और शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? अब आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा, है ना, कि जो समर होता है, समर सीजन, उसमें ठंडे पानी से नहाना कितना अच्छा लगता है। एंड और शावरिंग, शावरिंग मतलब शावर, है ना, शावरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर। और सर्दियों में आपको कौन सा पानी अच्छा लगता है, वार्म, वार्म मतलब गर्म, शावरिंग विद द वार्म वाटर, यानी कि हमें विंटर सीजन में जो वार्म वाटर होता है उसका शावर लेना अच्छा लगता है, उसको हम इंजॉय करते हैं। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है? अब डेफिनेटली आप लोगों का आंसर होगा कि टच करके। बट ऐसा मतलब कैसे हो जाता है कि मतलब हम टच करते हैं तो हमें चीज़ों का पता चल जाता है, हॉट है, कोल्ड है, वार्म है ना? यानी हमारे शरीर में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें बता रही है कि कोई चीज़ हॉट है या कोल्ड है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। Whether it is water or our own body, when we have fever, finding out how hot something is can be important. कह रहे हैं कि अब वेदर इट इज वाटर, अब चाहे पानी हो, और आवर ओन बॉडी या चाहे हमारी बॉडी, व्हेन वी हैव फीवर, जब हमें फीवर होता है, फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पॉर्टेंट, तो हमें समझ में आता है कि किसी चीज़ का गर्म हो रहा कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। अब अगर मान लीजिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाए, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है ना, तो वो भी हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उससे हमारी जान जा सकती है। और अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, जैसा कि फीवर होने पर होता है, तो भी हमारी मृत्यु हो सकती है। तो जो टेम्परेचर है बॉडी का वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। देन अगेन, फिर से, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स। तो अब फिर से क्या है, जो साइंस है ना, देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं हमारे आसपास। अराउंड मतलब आसपास। द पेपर वी राइट ऑन, वो पेपर जिस पर हम लिख रहे हैं। द मेटल की, लोहे की चाबी जो मेटल की बनी है, ठीक है। प्लास्टिक रूलर, प्लास्टिक का फुट्टा, जैसे रूलर मतलब होता है फुट्टा, है ना, स्केल। एंड द रबर इरेजर इन आवर बॉक्स, और रबर की बनी हुई इरेजर जो हमारे पेंसिल यानी हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। द मैग्नेट दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, और वो मैग्नेट जो बॉक्स को क्लोज रखता है। अब आजकल जैसे आपने घरों में देखा होगा
अपने पेरेंट्स को या फिर कहीं अपने आसपास कि लोग जो है इस तरह के ईयरबड्स यूज कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ईयरबड्स, इसको लोग अक्सर कानों में लगाते हैं। तो आपने देखा होगा इसका एक केस होता है ना, एक केस होता है जिसके अंदर इसको रखते हैं और फिर ये चार्ज हो जाते हैं। ये जो ईयरबड्स होते हैं ये चार्ज हो जाते हैं। तो ये जो बॉक्स है जब इसको ओपन करते हैं ना तो ये टक से अपने आप बंद हो जाता है। ये कैसे बंद हो जाता है बॉक्स? क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है। मैग्नेट आपको पता होगा, मैग्नेट चुंबक जिससे आप बचपन में खेलते थे, कभी आयरन की जो चीजें होती हैं उन पर मैग्नेट जो है वो अपने आप स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। द क्लोथ्स वी वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं, द कप वी ड्रिंक मिल्क इन, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, वो कप जिसमें हम मिल्क पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, कपड़े जो हम पहन रहे हैं, मैग्नेट हो गया, रबर इरेजर, प्लास्टिक का रूलर, मेटल की पेपर जिस पर हम लिख रहे हैं, ये सभी चीजें साइंटिफिक हमारे टेम्पर को डेवलप करती है, मतलब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये आखिर चीजें बनी कैसे होंगी, है ना। वट आर दे मेड ऑफ, वट आर दे मेड ऑफ का मतलब क्या है कि वो चीजें किससे बनी हुई होंगी। आर दे मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, अब डिफरेंट मटीरियल्स, डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग, और मटीरियल का मतलब होता है जैसे खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए हम किस मटेरियल का यूज करते हैं, आटा। तो सेम ऐसे ही जो इतनी सारी चीजें हमारे आसपास है वो किन चीजों से मिलकर के बनी है, किन अलग अलग चीजों से, मटेरियल से मिलकर के बनी हुई है। हाउ डू वी सेपरेट डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम वन अनदर, और हम कैसे सेपरेट करते हैं किसी भी मटेरियल को एक दूसरे से। अब देखिए आपको पता है जो रेत होती है उसके दाने ऐसे होते हैं, उसके कण कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, है ना। मिट्टी के कण भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चल जाता है कि ये चीज मिट्टी है और ये चीज रेत है। अब रेत का पता हमें कैसे चलता है, जो रेत होती है ना वो सूखने के बाद कैसी रहती है, भुरभुरी सी, मतलब उसके दाने अलग अलग रहते हैं। लेकिन वही जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी, अब जैसे काली मिट्टी होती है जो, ठीक है, चिकनी मिट्टी होती है, ये क्या होते हैं, इसके कण आपस में चिपक जाते हैं। कण जितने छोटे होंगे मिट्टी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, है ना, उतनी ज्यादा चिकनी होगी, चिपकी हुई रहेगी। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व करके, है ना। ये तो क्या है, ये तो ऑब्जर्वेशन ही है ना, जब हमने देखा कोई चीज कैसे एक दूसरे से सेपरेट है। अब आटा है, मैदा है, हमारी मम्मी को कैसे पता होता है कि कोई चीज आटा है और कोई चीज मैदा है ना। तो ये सब चीजें जो है धीरे 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 डेवलप होती हैं, इस चीज की समझ धीरे धीरे डेवलप होती है। We will have an almost unending list of questions about everything on earth as we further explore this book. अच्छा, आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है यहाँ पर। आप लोग अपनी मम्मी से पूछिएगा कि मम्मी आपको कैसे पता चल जाता है कि आटा और मैदा अलग अलग कैसे होते हैं, दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं बट फिर भी आपको पता चल जाता है कि आटा कैसा होता है, मैदा कैसा होता है। तो इस चीज को आप पूछिएगा अपनी मम्मी से, और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। We will have an almost unending list of questions. हमारे पास unending list है, unending मतलब कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट, किस चीज की, क्वेश्चंस की। हमारे पास क्वेश्चंस की कभी ना खत्म होने वाली एक लिस्ट है about everything on earth as we further explore this book. जैसे जैसे हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे यानी पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें और क्वेश्चंस जो है हमारे पास आते चले जाएंगे हर उस चीज के बारे में जो अर्थ पर एग्जिस्ट करती है। बट लेकिन why limit our questions to the earth alone, लेकिन हम अपने questions को सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रखें। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो हमारी अर्थ है उसके अलावा भी हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स। कितने प्लैनेट्स बच्चों, 8, है ना। मिल्की वे जो हमारी गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी की तरह ही बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी जिनमें इतने सारे प्लैनेट्स होंगे, स्टार्स होंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस को सिर्फ अर्थ तक ही क्यों रखें, हमें और चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहिए। वी कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन थिंग बियॉन्ड द सन, द मून एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई। यानी सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ अर्थ के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में पढ़ लिया, एंड द मिलियंस ऑफ स्टार्स दैट शाइन इन द स्काई, हमें उन बहुत सारी चीज़ों, उन मिलियंस ऑफ स्टार्स के बारे में पढ़ना है, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है जो कि स्काई यानी कि आकाश में शाइन कर रहे हैं। शाइन मतलब चमकना, चमक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। Whether you are learning about the structure of a leaf, अब चाहे आप लीफ के बारे में ही पढ़ रहे हो, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है,
देखिए स्ट्रक्चर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि तुलसी की पत्ती कैसी होती है, आपने बताया कि तुलसी की पत्ती मैम इस तरह से होती है, आपने पत्ती ड्रॉ कर दी। फिर मैंने आपसे पूछा रोज बताइए, रोज की लीफ कैसी होती है। फिर कुछ बच्चों ने क्या किया, कुछ बच्चों ने ऐसी लीफ ड्रॉ कर दी। बट जिसने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा वो बता सकता है कि मैम जो रोज होता है ना, उसकी जो लीफ होती है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यानी इस पत्ती में और इस पत्ती में क्या डिफरेंस है, तो दोनों ही लीफ, लेकिन दोनों के आकार में डिफरेंस है। इसी को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से कट्स है, ये बाहर निकला हुआ है ना, तो ये पत्ती क्या है, ये पत्ती तो प्लेन है, ये वाली लीफ प्लेन है, तो यही इनका स्ट्रक्चर हुआ। तो स्ट्रक्चर, तो हम चाहे किसी लर्न कर रहे हो पत्ती के स्ट्रक्चर को, डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव, चीजें कैसे मूव करती हैं, और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर मूव, मूव का मतलब क्या होता है, मूव का मतलब होता है मूवमेंट, हिलना डुलना। चाहे अब हमें यही पढ़ना हो कि कोई चीज मूव कैसे करती है, जैसे मान लीजिए अगर मुझे यही जानना है कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है, दो मैग्नेट्स है, दो मैग्नेट्स आपस में चिपक क्यों जाते हैं, कैसे मूव कर रहे हैं ये, मतलब मैंने इनको पास पास में रखा और मूवमेंट किया और ये आपस में जाकर के जुड़ गए। या फिर मान लीजिए एक और एग्जांपल से समझते हैं, जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं, क्या प्लांट्स प्लांट्स मूव कर सकते हैं, प्लांट्स तो मूव ही नहीं करते, प्लांट्स तो वही रहते हैं जहाँ वो होते हैं। तो प्लांट क्यों नहीं मूव करते, एनिमल्स क्यों मूव करते हैं। तो कुछ बच्चों का आंसर होगा कि मैम जो प्लांट्स होते हैं उनके पास तो पैर नहीं होते, तो वो कैसे मूव करेंगे। बट कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, है ना, जो मान लीजिए आज यहाँ है तो कल मूवमेंट करके थोड़े दिनों बाद यहाँ शिफ्ट हो गए, वो मूवमेंट की उन्होंने, वो यहाँ आ गए। तो यहाँ पर हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि बिना पैरों के कैसे मूवमेंट हो गई प्लांट्स की। खैर आपने इतना तो ऑब्जर्व नहीं किया होगा, बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मूवमेंट करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अब हो सकता है वो साइज में बड़े हो रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा हो, या मिट्टी इधर से उधर हो जाती है तो भी प्लांट्स शिफ्ट हो सकता है। ओके, तो खैर ये इसको हम यहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ अ पीनट सीड, या फिर हमें पीनट की स्किन को ही क्यों ना अलग करना हो, है ना। अब जब पीनट होता है, पीनट का मतलब क्या है, पीनट का मतलब है मूंगफली। मूंगफली के बीच की जो छिलका होता है, चाहे हमें उसको ही उतारना हो, उसको अलग करना हो। We hope each chapter of this book will ignite your spirit of inquiry। कह रहे हैं कि ऐसा हमें लगता है कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जानेंगे जैसे जैसे इस बुक में और आगे एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी जो इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना, तो जो पूछताछ करने की जो आपकी स्पिरिट है, ठीक है, वो क्या होगी, इग्नाइट होगी। इग्नाइट का मतलब होता है और ज्वलनशील होगी, है ना। और मतलब क्वेश्चन पूछने की जो आपकी टेंडेंसी है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आदत है, वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। एंड होपफुली यू विल हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, और डेफिनेटली आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। इवन दो यू मे नॉट रियलाइज इट, हालांकि हो सकता है आपको पता ना चले, आप इस चीज़ को रियलाइज ना कर पाए। You have already been finding answers to many of your questions। लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी एक क्वेश्चन जो था मैंने आपसे पूछा कि एनिमल्स जो है वो मूव कर सकते हैं, प्लांट्स मूव नहीं कर सकते, है ना। हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता है कि कोई प्लांट यहाँ है तो फिर उसकी मूवमेंट हुई और फिर वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा डिफरेंस होता है, बट प्लांट्स मूव नहीं करते। बट आपने ऑब्जर्व किया कि क्यों नहीं करते, क्योंकि इनके पैर नहीं होते। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लीजिए यू योर पेन स्टॉप्स, मान लीजिए आपका पेन रुक जाता है, स्टॉप्स राइटिंग, लिखना रोक देता है, नहीं लिख पाता आगे। What would you do? अब आप क्या करेंगे, You would ask yourself, आप खुद से पूछेंगे the question, क्या क्वेश्चन पूछेंगे, Why did my pen stop writing? मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना या रोकना, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या मतलब है, रुकना, कि और राइटिंग का मतलब होता है लिखना। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। हाउ यू माइट गेस, अब आप गेस करेंगे। गेस का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। गेस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अनुमान लगाना। यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड, हो सकता है आपका अनुमान बिल्कुल सही हो, है ना। आपने अनुमान लगाया कि जो पेन है उसकी इंक फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है। फिनिश का मतलब खत्म होना। और ये भी तो हो सकता है कि जो पेन है, पेन के ऊपर जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, तो पेन के जो टॉप पर ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पर एक छोटा सा, कभी ध्यान से देखिएगा, एक बॉल सा होता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो मूव करता है, उसकी इंक जो है वो यहाँ पर लगती है और फिर हम लिख पाते हैं। कभी ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा। तो हो सकता है कि जो पेन है उसकी ये बॉल खराब हो गई हो, निकल गई हो, तो पेन हो सकता है स्टॉप कर दिया हो उसने लिखना। You would then test this guess by opening the pen and checking the ink refill. अब आपने गेस किया कि जो पेन की इंक है वो खत्म हो गई, तो अब आप इसको चेक कैसे करेंगे। आप चेक कैसे करेंगे, आप पेन को ओपन करेंगे, है ना, आप पेन को ओपन करेंगे और उसके रिफिल को चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर इंक है। अगर उसके अंदर इंक है तो इसका मतलब आपके पेन की बॉल खराब हो गई है, या हो सकता है पेन के अंदर जो कोई इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, छोटा सा कोई औजार लगा हुआ है, वो खराब हो गया हो। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली है, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यू वुड नो दैट योर गेस वॉज करेक्ट, आप पाएंगे और आपको पता चलेगा कि आपका जो गेस है, आपका जो अनुमान है, गेस का मतलब अनुमान जो है वो करेक्ट है, सही है। बट सपोज, लेकिन मान लीजिए, बट सपोज यू फाइंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, इंक खत्म नहीं हुई है। नाउ व्हाट वुड यू डू, अब आप क्या करेंगे, यू वुड मेक अनदर गेस, अब आप दूसरा अनुमान लगाएंगे। परहैप्स द इंक माइट हैव ड्रिप्ड अप, हो सकता है कि जो इंक हो वो पेन की रिफिल में से निकल गई हो, गिर गई हो। टू टेस्ट इफ To test if this guess is correct or not, you will try something else. अब इस अनुमान को सही है या नहीं है इसका पता लगाने के लिए आप कुछ और ट्राई करेंगे। जैसे आपने पेन की इंक को चेक करने के लिए पेन की रिफिल को निकाल करके देखा, पेन को ओपन किया। सेम एज दिस इज एग्जैक्टली, इस तरह से, दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स, इस तरह से साइंस काम करती है। यानी साइंस कैसे काम करती है, साइंस काम करती है कि आपने किसी चीज को देखा, आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपने उस क्वेश्चन के रिलेटेड, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज देखी, उस चीज को देखा, उसके रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, या मान लीजिए आपने कोई एक्टिविटी की, आपने कोई एक्टिविटी की या एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अगर जो आंसर आपको मिला, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिली, ऑब्जर्वेशन का मतलब जो रिजल्ट आपको मिला, अगर वो रिजल्ट जस्टिफाई करता है आपके क्वेश्चन को, उसका आंसर दे पाता है, तो इसका मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया वो बिल्कुल सही था। हो सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट आपने किया उससे जो आपको रिजल्ट मिला, जब आपने सेम उसी रिजल्ट को उसी सेम टाइप की किसी चीज पर लगाया और उधर आपको वो आंसर जस्टिफाई नहीं हुआ, वो चीज वर्क नहीं करी, इसका मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्टिविटी की, वो सही नहीं थी, आपको कुछ और ट्राई करने की जरूरत है। The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of the scientific method. तो जिस तरीके से आपने पेन की इंक को चेक करने के लिए, रिफिल को चेक करने के लिए उसको ओपन किया, देखा, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। यानी ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, साइंटिफिक मेथड। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन योर ओन, हम किस तरीके से खुद से क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस का आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।
अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। Science is not just about memorizing facts and figures और doing experiments. साइंस सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने चीज़ों को याद कर लिया। मेमोराइज करने का मतलब होता है याद कर लेना, रट्टा लगाना, कि हमने फैक्ट्स क्या होते हैं, जैसे डेट एक फैक्ट है ना, किसकी मृत्यु कब हुई, किसने कब जन्म लिया, किसने क्या बोला, ये फैक्ट होते हैं। ठीक है, तो साइंस सिर्फ फैक्ट्स को लर्न करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, और फिगर्स मतलब नंबर्स, और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और एक्सपेरिमेंट्स करने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमने फिगर्स याद कर, नंबर्स याद कर लिए, हमने फैक्ट्स याद कर लिए। ठीक है, इट इज अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस that helps us find answers to our questions. साइंस तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? to find out the answers to our questions. हमारे questions का आंसर find out करने का एक प्रोसेस है। So what are the steps that we can follow? अब कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए उन क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करने के लिए? फर्स्ट, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, what are the steps that we can, ओके मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग से समझाती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो यहाँ पर आपको ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं ना, यही आपको एग्जाम में लिखने होंगे, मतलब आपको समझने पड़ेंगे, आप समझेंगे तभी तो लिख पाएंगे। चलिए, तो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, पहला स्टेप क्या है? वी ऑब्जर्व समथिंग। हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को ध्यान से देखना, समझना। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, है ना, और आप बस से घूमने गए या किसी भी व्हीकल से घूमने गए, तो दो रास्ते होते हैं, एक जिससे गाड़ी आती है और एक जिस पे गाड़ियाँ जाती हैं। तो मान लीजिए आप इस रास्ते पे आ रहे हैं जहाँ से गाड़ी आ रही है। अब जो ये बीच वाला रास्ता है, जो दोनों रास्तों को अलग कर रहा है, ये छोटा सा एक होता है ना, आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें पेड़ लगे हुए होते हैं। तो आपके माइंड में कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये जो रोड होता है, इसके यहाँ पे बीचों बीच में पेड़ क्यों लगे होते हैं? अब देखिए, इसका एक सीधा सा साइंटिफिक जो आंसर है वो ये, कि जब रात हो जाती है ना, नाइट का टाइम होता है, तो जो गाड़ियाँ होती हैं उनको रास्ता देखने के लिए लाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो उनके यहाँ पर क्या होते हैं, बल्ब लगे हुए होते हैं, है ना, लाइट्स लगी हुई होती है। तो ये लाइट क्या करती है, ये लाइट तो रोशनी देंगी, है ना, रोशनी देंगी। तो यहाँ से भी जो गाड़ी जा रही है वो भी रोशनी मतलब लाइट्स ऑन करेगी। तो यहाँ से जो गाड़ी आ रही है और यहाँ से जो गाड़ी जा रही है, दोनों व्हीकल्स की जब लाइट्स ऑन होंगी तो वो किस में पड़ेंगी, आंखों पे पड़ेंगी। और जो व्यक्ति ड्राइव कर रहा है, जो चला रहा है, ड्राइव कर रहा है गाड़ी को, हो सकता है उसका ध्यान भटक जाए, उस गाड़ी की तरफ चला जाए, ठीक है, उसको दिखाई ना दे, उसकी आंखें बंद हो जाए लाइट की वजह से, तो ऐसे में एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए जो ये रास्ता होता है छोटा सा, इस पर पेड़ लगाए जाते हैं, है ना। तो ये क्या थी, ये ऑब्जर्वेशन थी। ये क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व करना। तो ऐसी बहुत सी चीजें हम डेली ऑब्जर्व करते हैं, दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। तो ऑब्जर्व करते हैं हम चीज़ों को, है ना, कोई भी चीज़ होती है तो हम दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, जो हमें इंटरेस्टिंग लगती है, और वी डू नॉट अंडरस्टैंड। अब मान लीजिए कोई चीज़ आपको अच्छी लगी या कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, ऐसी क्यों हुई, है ना, आपने उसको ऑब्जर्व किया। फर्स्ट आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑब्जर्व, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। This makes us wonder and perhaps think of a question about it. अब ऑब्जर्व किया आपने, अब आपके माइंड में क्या आया, क्वेश्चन आया, है ना, आप वंडर हुए, आप क्या हुए, वंडर हुए, आप चौंक गए, आप आश्चर्यचकित हुए, ठीक है, कि ये चीज क्यों हुई होगी। एंड परहैप्स थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आपके मन, परहैप्स का मतलब होता है शायद, शायद आपके मन में क्वेश्चन आया हो। देन फिर वी गेस अ पॉसिबल आंसर टू दैट आंसर। फिर हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर गेस करते हैं। क्या करते हैं हम, उस क्वेश्चन का
आंसर गेस करते हैं, गेस अ पॉसिबल आंसर। वी टेस्ट दिस गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, और फिर और ज्यादा ऑब्जर्व करेंगे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। वी देन ट्राई टू एनालाइज। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, एनालाइज करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपको एक प्रेशर कुकर दिख रहा होगा, है ना, जिस पर गैस जल रही है, ये गैस जल रही है और यहाँ कुकर की सीटी निकल चुकी है, मतलब, और यहाँ पर जो खाना है कुकर के अंदर वो फैल चुका है कुकर की ढक्कन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया, आपने हर बार ऑब्जर्व किया होगा, जब भी खाना बनाते हैं, कुकर में खाना चढ़ाते हैं, तो जो कुकर है हमेशा उसके अंदर का जो मटेरियल होता है कुछ ना कुछ बाहर आ जाता है ना। तो ये क्यों आता है, आपने हर बार ऑब्जर्व किया, है ना। आपने पहले क्या किया, आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपने कोई चीज बनाई, ठीक है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया, आपने उसका आंसर ढूंढा, फिर आपने दोबारा से कुकर में कोई चीज चढ़ाई, फिर आपने दोबारा देखा, फिर से चढ़ाई, दोबारा देखा, बार बार आपने ऑब्जर्व किया। तो एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को के रिजल्ट को एनालाइज करना, कि अच्छा फाइनल रिजल्ट है क्या, मतलब क्या ये चीज हर बार हो रही है, हमेशा ऐसा होगा, ऐसा, इसको बोलते हैं एनालाइज करना। साइंटिस्ट आर पीपल, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक वो लोग होते हैं, आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। अब जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं, क्या करते हैं, वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हैं और डिस्कवर करते हैं नई चीजों को, क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं न्यू थिंग्स को, डिस्कवर मतलब खोजना। बट एनीवन who follows the scientific method is working like a scientist। लेकिन अगर मान लीजिए आपने भी ये स्टेप्स फॉलो किए तो आप भी एक साइंटिस्ट की तरह ही काम कर रहे होंगे, है ना। someone cooking food may be wondering why the dal has spilled out of। मान लीजिए आप खाना पका रहे हैं और कोई चौंक गया कि भाई जो दाल अंदर हमने कुकर में चढ़ाई थी वो बाहर कैसे आ गई। स्पिल्ड आउट का मतलब होता है फैल जाना, स्पिल्ड आउट का मतलब फैल जाना। द कुकर वॉज देयर टू मच वाटर। अब किसी के मन में क्वेश्चन तो आया, लेकिन उसने पॉसिबल आंसर क्या दिया, उसने पॉसिबल आंसर ये दिया कि हो सकता है देयर वॉज टू मच वाटर, हो सकता है कुकर के अंदर पानी ज्यादा हो गया हो। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर, एक बाइसिकल रिपेयर के बारे में सोचिए। पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट, कि वो आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि जो टायर है ये फ्लैट कैसे हो गया, है ना। टायर कैसा होता है, टायर तो ऐसा होता है ना, फूला फूला हुआ सा होता है। तो उसने क्या किया, उसने क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की कि जो टायर है वो फ्लैट कैसे हो गया, है ना। फ्लैट मतलब चपटा हो जाना। फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक्स आउट, हवा कहाँ से निकल गई, टायर में हवा कहाँ से निकल गई। और एन इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियन यानी कि बिजली वाला मैकेनिक, है ना, बिजली का मैकेनिक बोल सकते हैं हम इसको। ट्राइंग टू फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा, जो बिजली वाला होगा वो क्या करेगा, वो तो यही आंसर फाइंड आउट करेगा ना कि जो लाइट का बल्ब है, ठीक है, लाइट बल्ब है वो वर्क क्यों नहीं कर रहा, लाइट क्यों नहीं दे रहा। इज देयर सम प्रॉब्लम, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम है। विद द बल्ब, बल्ब के साथ कोई प्रॉब्लम है। और द स्विच, बल्ब में प्रॉब्लम है या स्विच में प्रॉब्लम, हो सकता है स्विच खराब हो इसलिए बल्ब नहीं जल रहा, या बल्ब ही खराब है। when we try to ask questions and find out answers, जब हम क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करते हैं, आंसर्स फाइंड आउट करते हैं, इन अ वे वी आर ऑल साइंटिस्ट, इस तरीके से तो हम सभी साइंटिस्ट हैं। यानी प्यारे बच्चों आप सभी छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर फाइंड आउट करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप भी साइंटिस्ट हैं। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly apply the scientific method? तो अब आपको पता चला कि हम जाने अनजाने, knowingly मतलब जाने, unknowing मतलब अनजाने, मतलब जाने अनजाने हम साइंटिफिक मेथड्स को
अपने डेली लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, यानी कि लागू करते हैं। Though we all apply the scientific method to some extent, कुछ ना कुछ हद तक हम सभी scientific method लगाते हैं, learning science will develop our capability for finding solutions to bigger problems and solving more mysteries of the universe. तो जब जैसे जैसे हम साइंस को सीखेंगे हमारी एबिलिटी डेवलप होगी, क्वेश्चंस का आंसर हम और ज़्यादा फाइंड आउट करेंगे और बड़ी प्रॉब्लम्स बल्कि हम जो है उनका आंसर्स फाइंड आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे और भी ज़्यादा मिस्ट्रीज मतलब रहस्यों को ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब स्पेस है ना, मतलब जो भी कुछ अंतरिक्ष में है वो, एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और फिर इस तरीके से हम साइंस को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। वेल का मतलब अच्छी तरीके से। द फर्स्ट एंड foremost thing is to be curious and observe your surrounding keenly. keenly का मतलब होता है ध्यानपूर्वक। तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो क्या है, क्यूरियस होना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना अपने आसपास की बहुत ही ध्यान से। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, और जब हम क्यूरियस हो जाएंगे तो हम क्वेश्चंस पोज करना यानी क्वेश्चंस को पूछना शुरू कर देंगे। पोजिंग क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चंस पूछना, क्वेश्चंस पुट अप करना। आस्किंग हाउ एंड वाई, फिर हम पूछेंगे क्यों और कैसे। हाउ का मतलब कैसे, वाई मतलब क्यों। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, बस इतना ध्यान रखिए कि जो वर्ल्ड है बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ है जिसे हम नहीं जानते। थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी एक्सप्लोर, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रही हैं खोजे जाने की, मतलब उनको ढूंढा नहीं गया है, वो चाहती है कि वो लोगों के सामने आए, तो आपको ढूंढना है, आपको कोशिश करनी है। साइंस इज रेयरली डन अलोन, साइंस बहुत ही ऐसा होता है कभी कि हम अकेले कर रहे हों। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क टुगेदर, सभी साइंटिस्ट एक साथ काम करते हैं। ऑफन इन लार्ज टीम्स, अक्सर कभी कभी बड़ी टीम्स मतलब बड़े सारे लोग होते हैं टीम में। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, मान लीजिए आपको क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं मिल रहा, आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछिए, टू हेल्प यू आउट, आपको मदद करने के लिए। इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर, हमेशा आपको मज़ा ही आएगा जब आप टीम में काम करेंगे। ये बच्चे देखिए किस तरह से टीम में काम कर रहे हैं, तो आपको भी मज़ा ही आएगा जब आप टीम में काम करेंगे। Of course, remember that you will not find answers to all your questions within grade 6. इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्लास 6 में अब आप आ गए हैं तो आपको आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर क्लास 6 में ही मिल जाएगा। बड़ी क्लासेस में आपको क्वेश्चंस का आंसर और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से मिलेगा। डू नॉट वरी, आपको चिंता नहीं करनी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, आपको चिंता नहीं करनी। यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड, अब आप 5 साल तक के लिए तो कम से कम साइंस की जर्नी पर निकल चुके हैं और बल्कि उससे भी ज़्यादा। मच लाइक चिल्ड्रन enjoying the rain, science is all about joyful exploration. जितना बच्चे इंजॉय करते हैं ना रेन को, उतना ही आप साइंस में चीज़ों को जॉयफुली एक्सप्लोर करना एंजॉय करेंगे, मतलब खुश होकर। Enjoy your scientific journey, keep exploring and never stop wondering about the amazing mysteries of the universe and asking questions. तो questions पूछना कभी भी बंद मत कीजिए, ठीक है। Are you ready to embark upon the exciting journey of science? Let's get started. तो यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है और चैप्टर के एंड में आपको यही विशेष दी गई है कि आप क्वेश्चंस पूछते रहे हैं, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है, अब आप साइंटिफिक जर्नी पर एक निकल चुके हैं जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो ये चैप्टर यहीं तक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बना बना करके डालूं और आपको मैं ऐसे ही सिखा पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।